नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नाउ देर आर थ्री डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Financial accounting is post-mortem of annual reports in terms of statement of profit and loss and balance sheet. Cost accounting is a parallel accounting where cost sheet is prepared to ascertain cost of unit of production. Cost of unit of production. तो ये दो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स आर प्रिपेयर्ड, लाइक कॉमन साइज स्टेटमेंट, comparative statement, accounting ratios, cash flow statement, cash budget, flexible budget. Different type of accounting aspect are used for decision making process. अब यहाँ पे ये चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो एक तरह से कैश फ्लो कितना जनरेट हुआ है लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में, उसके बारे में ये स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। एंड दैट कैश फ्लो इज डिवाइडेड, इज स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री डिफरेंट कैटेगरीज. नंबर वन, cash flow from operating activities. Second is cash flow from investing activities, and third is cash flow from financing activities. तो तीन डिफरेंट सोर्सेस है फाइनेंस के लिए, मीन्स कैश फ्लो के लिए। इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इसमें सबसे पहले ये दो पार्ट समझते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये सेकंड एक्टिविटी है जिसके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर कैश फ्लो जनरेट हुआ है, यानी कैश फ्लो क्रिएट हुआ है या तो यूटिलाइज हुआ है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। तो इसमें एड और लेस ऐसे दो पार्ट आएंगे। एड में दो सोर्सेस है कैश फ्लो जनरेट होने के। सबसे पहले है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स, व्हीकल्स, ये सारी फिक्स एसेट्स को सेल करे, या तो कोई इनटेंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट को सेल करे। तो एसेट को सेल करना, उसके साथ है इन्वेस्टमेंट। अगर बिजनेस में से फंड बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया गया है इन टर्म्स ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ एनी अदर कंपनी, पोस्ट ऑफिस सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट को सेल करने से भी जो रेवेन्यू जनरेट होगा, कैश जनरेट होगा, वो भी यहाँ पे आएगा। तो सोर्स इनफ्लो के दो सोर्सेस है। इनफ्लो के यहाँ पे दो सोर्सेस है, जिसमें से पहला सोर्स है सेल ऑफ असेट एंड इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ असेट एंड इन्वेस्टमेंट। दूसरा सोर्स है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया है, यानी बिजनेस के बाहर फंड इन्वेस्ट किया है, उस पर हमें रिटर्न मिलता है। अगर हमने शेयर्स परचेज किए तो उस पर डिविडेंड मिलता है। अगर डिबेंचर परचेज किए, बॉन्ड परचेज किए दूसरी किसी कंपनी के, तो उस पर रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी प्रीमाइसिस परचेज किए इन्वेस्टमेंट में, तो उस पर हमें लेट आउट प्रॉपर्टी पे रेंट मिलता है। तो ये तीन तरह की इनकम है: इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ये इनकम है, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी ये दो सोर्सेस, प्राइमरी दो सोर्सेस है, सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इससे कैश फ्लो बढ़ता है, कंपनी में कैश जनरेट होता है। और आउटफ्लो का एक सोर्स है, अगर हम कोई फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट को अगर हम परचेज करते हैं, तो ये एक सोर्स है आउटफ्लो का। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत शॉर्ट में हम समराइज कर सकते हैं कि दो इनफ्लो के सोर्सेस है, एक आउटफ्लो का सोर्सेस है। इनफ्लो में सेल एंड रिटर्न है, आउटफ्लो में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मींस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो आएगा वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो हुआ बी। और यहाँ पे सी जो थर्ड है फ्लो के लिए, वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बारे में, तो सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब सोर्सेस यूज किए जाते हैं। इसमें सर्टेन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, सर्टेन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। तो पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस यानी सोर्स ऑफ फाइनेंस जब क्रिएट किया जाता है, तो एड में आएगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम और नेट ऑफ डिस्काउंट। अगर 100 रुपए का शेयर 120 में इश्यू किया है तो 120 आएगा, और अगर 100 रुपए का डिबेंचर 10 रुपीज के डिस्काउंट पे इश्यू किया है तो 90 आएगा, यानी इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम और नेट ऑफ डिस्काउंट। दिस इज इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर। तो फर्स्ट जो है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, मीन्स रीजिंग फाइनेंस फ्रॉम आउटसाइड मार्केट।
और उसमें पहला ऑप्शन है शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दूसरा है बोरोड लोन, लोन बोरो करने पे फाइनेंस बढ़ता है, या तो लोन जो एग्जिस्टिंग लोन है उसमें अमाउंट बढ़ाया जाए, यानी 5 लाख रुपीस का लोन है, हमें जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें बैलेंस शीट होगी, बैलेंस शीट में 2 एडजेसेंट ईयर के फिगर्स दिए जाएंगे, यानी एक करंट ईयर होगा एक प्रीवियस ईयर होगा। अगर प्रीवियस ईयर में बैंक लोन 5 लाख है और करंट ईयर का बैलेंस 7 लाख है तो 2 लाख रुपीस लोन इज रेज्ड फर्दर क्रिएटेड इन करंट ईयर। इसका मतलब यहाँ पे जो लोन हम बोरो करते हैं या इंक्रीज करते हैं वो पॉइंट आएगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट की अमाउंट बढ़ती है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर करंट ईयर में, तो उससे भी फाइनेंस रेज हुआ है। तो एड यानी ये फाइनेंस बढ़ेगा, इसमें क्रिएट होगा, ये प्लस की आइटम है, यहाँ पे एक है आइटम प्लस में और 2 है माइनस में। यहाँ सोर्स इनफ्लो के 2 है, आउटफ्लो का 1 है, यहाँ इनफ्लो का 1 है, आउटफ्लो के 2 सोर्सेस है। तो अब आउटफ्लो के 2 सोर्सेस कौन से हैं? जो सोर्सेस हम क्रिएट करते हैं वही सोर्सेस को रिडीम किया जाता है, रीपे किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी बिकॉज इट्स अ परमानेंट कैपिटल। एक्सेप्शनल केसेस है बायबैक ऑफ शेयर्स, बट ये स्टेज पे वो डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पे रिडेम्पशन की अगर बात करें तो वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स का रिडेम्पशन। इसके साथ साथ ये जो बोरोड लोन है उसका रीपेमेंट होगा, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन या बोरोड लोन। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट था, वैसे डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट आएगा। तो इस तरह से ये आउटफ्लो के लिए ये पहला सोर्स है रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज और रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। इसके साथ जो दूसरा आउटफ्लो का सोर्स है वो है रिटर्न ऑन दिस सिक्योरिटीज। रिटर्न मींस इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड होता है, बॉन्ड्स पे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट पे इंटरेस्ट होता है। ये जो हम रिटर्न्स पे करते हैं ऑन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस वो सारा पेमेंट भी आउटफ्लो का हिस्सा है। इसलिए इनफ्लो में 1, आउटफ्लो में 2 पार्ट। दूसरा पार्ट अदर देन दिस रिडेम्पशन और रीपेमेंट, दूसरा पार्ट है डिविडेंड पेड, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको पे करना। फाइनल डिविडेंड पेड, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे करना। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड इज डिविडेंड पेड बिटवीन 2 AGMs. AGM is annual general meeting held after 31st March and before 31st October in an accounting period. उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 2 AGM के बीच में क्वार्टरली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके जब कंपनी में सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस हो तो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर इन बिटवीन 2 AGM एंड इट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। वो इंटरिम डिविडेंड का भी जो पेमेंट होगा वो भी एक सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के रिटर्न के तौर पे यहाँ पे आएगा। तो डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन पेड, ये ऑल जो सोर्सेस है आउटफ्लो के वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिलेटेड है, इसलिए वो एक्टिविटी के लिस्ट में आएंगे। इनफ्लो का एक सोर्स है, आउटफ्लो के 2 सोर्सेस है। इनफ्लो में फंड रेज करने के बारे में, आउटफ्लो में रिडेम्पशन और उसके साथ साथ है रिटर्न ऑन दिस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। उसके बाद जो हमें फाइनल अमाउंट मिलेगी वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये 2 एक्टिविटी जो है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें हमें सीधा सोचना है, यानी यहाँ पे जो भी आइटम्स प्रेजेंट की गई है वो सब उसी एक्टिविटी के रिलेटेड है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में करते हैं? फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वही सारी आइटम्स है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो ये सारी बातें सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के बारे में, यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, रिडेम्पशन ऑफ फाइनेंस और उसके साथ साथ रिटर्न ऑन सच कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मींस ये जो सोर्सेस हमने जनरेट किए उस पर रिटर्न प्रोवाइड करना इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो बी और सी में, बी में इन्वेस्टिंग और सी में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से जो कैश फ्लो जनरेट हुआ वो आएगा। उसके साथ जोड़ा जाएगा पार्ट ए को जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो पार्ट है मोस्ट टेक्निकल पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, क्योंकि इसमें रिवर्स सोचा जाता है, ऑपोजिट फोर्स दिया जाता है। पहले इसको समझते हैं। अगर हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाए तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं जिसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये सब एक्सपेंसेस आएंगे। उसके साथ साथ लीगल एक्सपेंसेस, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेल्स एक्सपेंस, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये सब एक्सपेंसेस कैरेज आउटवर्ड आएगा। उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है जिसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट
अदर एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट लाइक अंडरराइटिंग कमीशन, डिबेंचर डिस्काउंट, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू स्पेसिफिक रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व। ये सारे पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सारी आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगी। क्रेडिट साइड में अदर देन ग्रॉस प्रॉफिट, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग इनकम है, बिजनेस की इनकम लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, ये सारी इनकम है। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब मेंशन किया जाता है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमें कैश फ्लो निकालना है, और वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से। तो उसके लिए इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो सबसे पहले आएगा चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बैलेंस से इसकी शुरुआत होगी। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट में हमें एडजस्टमेंट के तौर पे ऐसा याद रखना है कि हम रिवर्स फॉर्म में जाएंगे, यानी ये प्रॉफिट में से, करंट ईयर के प्रॉफिट में से जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उसकी इफेक्ट को हटाया जाएगा। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उसकी इफेक्ट को हटाना है। अगर पीएनएल डेबिट में वो आइटम है तो जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया होगा तो हमें बढ़ाना है, इसलिए पीएनएल डेबिट वाली आइटम प्लस होगी रिवर्स करने पे, और पीएनएल क्रेडिट की आइटम माइनस होगी। और ये दो पीएनएल डेबिट प्लस और क्रेडिट माइनस जो रूल अप्लाई हम करेंगे वो होगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स पे। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को यहाँ लिस्ट आउट करना है। इसकी शुरुआत होगी चेंज इन प्रॉफिट से, और सबसे पहले आएगा प्लस में। तो प्लस में जो डेबिट साइड आइटम्स है जो नॉन ऑपरेटिंग है, अब नॉन ऑपरेटिंग किसको कहेंगे? जो बिजनेस के साथ, बिजनेस के रूटीन के साथ जो जुड़ा हुआ नहीं, जैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। अदर एक्सपेंसेस के अंदर जो डेप्रिसिएशन है, अमोर्टाइजेशन है, राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट है, वो सब नॉन कैश आइटम है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, प्रॉफिट फॉर द ईयर में से जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उसकी इंपैक्ट को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, जिसके लिए स्टेटमेंट बनेगा। तो ऐड करेंगे वो आइटम्स जो पीएनएल डेबिट साइड है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में। सबसे पहले आएगा ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डब्ल्यूसीआर। ऐसा कोई भी रिजर्व अगर हमने यहाँ से क्रिएट किया है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, ऐसा कोई भी रिजर्व यहाँ से अगर हमने क्रिएट किया है तो उसको यहाँ ऐड किया जाएगा। देन डिविडेंड, लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड, वो आएगा। इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने टैक्स प्रोवाइड किया है जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का हिस्सा है, वो आएगा, क्योंकि ये कोई भी आइटम ऑपरेटिंग के रिलेटेड नहीं है। प्रॉफिट हमने सबकी इफेक्ट के बाद निकाला है, और वो प्रॉफिट में से ये जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उसकी इंपैक्ट को हटाना है। इसलिए रिवर्स सोचा जा रहा है कि जो डेबिट है वो प्लस होगा और क्रेडिट है वो माइनस होगा, लेकिन वो आइटम्स हमेशा याद रहे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग होगी। तो ट्रांसफर टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, लेस में आएगा रिडक्शन ऑफ रिजर्व्स। जैसे हम रिजर्व्स क्रिएट करते हैं तो पीएनएल डेबिट साइड आता है, वैसे रिजर्व्स में अगर रिडक्शन हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आएगा, इसलिए लेस में आएगा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और डब्ल्यूसीएफ में अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो अमाउंट। इन सबकी फाइनल अमाउंट को ये ऊपर जो चेंज इन प्रॉफिट है उसके साथ प्लस या माइनस करने पे फाइनल जो अमाउंट आएगी वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हमेशा फॉर्मेट में हमें याद रखना है, शुरुआत प्रॉफिट फॉर द ईयर या चेंज इन प्रॉफिट से होगा, उसके अंदर 4 आइटम प्लस में ट्रांसफर टू एनी रिजर्व लाइक जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ प्रोविजन फॉर टैक्स 4 आइटम प्लस में, और माइनस में रिडक्शन ऑफ एनी फ्री रिजर्व। इसकी टोटल 5 आइटम की फाइनल अमाउंट यहाँ पे बाहर आएगी आउटर कॉलम में, उसको ये चेंज इन प्रॉफिट के साथ प्लस या माइनस करने पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें आगे जाना है और उसमें नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स फर्दर जो है वो ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये वो इंटरेस्ट है जो फाइनेंशियल एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेबिट किया था, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है, पर ये ऑपरेटिंग आइटम नहीं है। हमें यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालना है, इसलिए वो आइटम्स की इंपैक्ट को हटाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम ये एड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ये वही इंटरेस्ट है जो हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यहाँ माइनस किया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। तो यहाँ से हटाया जा रहा है
ये आइटम को एलिमिनेट किया जा रहा है और उसकी जो प्रॉपर पोजीशन है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में वहां आउटसाइड मींस आउटफ्लो के तौर पे यहाँ पे शो करेंगे हर तरह के इंटरेस्ट को, डिबेंचर, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट का। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है डेप्रीसिएशन। ये एब्सोल्युटली नॉन कैश आइटम है। डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड राइटिंग ऑफ, ये सारी आइटम्स ऐसी है वो नॉन कैश नेचर की है, जो हम पीएनएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, लेकिन उसकी वजह से कभी कैश फ्लो पे कोई इफेक्ट नहीं आती, कोई इम्पैक्ट नहीं आती। तो इसकी वजह से उसको भी ऐड बैक करेंगे, क्योंकि वो उससे प्रॉफिट रिड्यूस होता है लेकिन कैश फ्लो रिड्यूस नहीं होता है। इसलिए हमें यहाँ पे कैश फ्लो ढूंढना है, तो वो जो नॉन कैश आइटम्स है उसको यहाँ एड बैक करने के लिए डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, यानी फिक्टिशियस एसेट में से जो पार्ट रिड्यूस हुआ है वो अमोर्टाइज हुआ है वो पार्ट। उसके साथ राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट लाइक डिबेंचर डिस्काउंट, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन प्रीमियम, ये सारी आइटम्स इसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ये सब नॉन कैश आइटम है। इसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अब ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ एसेट और परचेज ऑफ एसेट आ जाएगा, तो अगर सेल ऑफ एसेट में लॉस हुआ है तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड होगा। इसकी वजह से भी ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसकी इफेक्ट को भी हटाना है, इसलिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट आएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यानी बैड डेट्स रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिलेटेड नहीं है। ये तो फ्यूचर में अगर कोई लॉस होता है, डेब्ट मींस ड्यूज की रिकवरी में डेटर्स की साइड से कोई लॉस होता है, उस लॉस के प्रोटेक्शन के लिए क्रिएट किया गया एक प्रोविजन है। ये कोई नेसेसरी बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, इसलिए वो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम के तौर पे यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये प्लस होगा। माइनस करेंगे तो वो आइटम्स जो क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट आता है, माइनस में वो आइटम्स आएगी जो क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट है, पर यहाँ पे नॉन कैश के कोई चांसेस नहीं है, ये सारी आइटम्स नॉन ऑपरेटिंग होगी। यहाँ पे जो सर्कल किया है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब अदर देन बिजनेस इनकम है यानी आउटसाइड इनकम है। तो ये इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के रिलेटेड नहीं है, पर इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है तो हमें उसकी इफेक्ट को हटाना है क्योंकि हमें कैश फ्लो तक पहुंचना है, इसलिए लेस में ये सारी आइटम्स आएगी, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रिसीव्ड। पर ये यहां से हटाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो उसकी करेक्ट जो पोजीशन है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके अंदर ये एड में ये सेकंड सोर्स की तौर पे आता है यहाँ पे इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीव्ड। तो जो पीएनएल में क्रेडिट हुआ है वो यहाँ पे लेस होगा, इसलिए ये रूल है डेबिट में प्लस, पीएनएल डेबिट वाली आइटम प्लस और पीएनएल क्रेडिट वाली आइटम्स सारी माइनस होगी, प्रोवाइडेड दैट आइटम शुड बी ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग नेचर। तो एड में इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, ये भी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ से हटाया जाएगा। यहाँ पे इंक्रीज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट माइनस में आएगा। उसके साथ है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मीन्स जैसे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ डेबिट में मीन्स प्लस में आता है, वैसे डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस में आएगा। इसके बाद ये सारी आइटम्स की फाइनल समरी यहाँ पे आउटर कॉलम में, जिसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ जोड़ा जाएगा, तब जो हमें अमाउंट मिलेगी वो है प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल के अंदर दो डायमेंशन है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंजेस भी कहीं ना कहीं कैश फ्लो को अफेक्ट करते हैं, तो उसको नोट करने के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट याद रखेंगे। करंट एसेट्स बढ़े या करंट लायबिलिटी कम हो तो आंसर माइनस आएगा यानी नेगेटिव होगा, कैश फ्लो रिड्यूस होगा। अब ऐसा इसलिए, फॉर एग्जांपल स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास 50,000 प्रीवियस ईयर में और वो बढ़ के 75,000 हो रहा है, इसका मतलब 25,000 रुपए का फाइनेंस यानी कैश एंगेज हुआ है स्टॉक के अंदर, 25,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है यानी कैश फ्लो रिड्यूस हुआ है। इसलिए करंट एसेट जब भी बढ़े, करंट एसेट के डायमेंशन से पार्ट है स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आने वाली करंट एसेट्स है। ये करंट एसेट्स अगर बढ़े तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश करंट एसेट के अंदर ब्लॉक हुआ है, इसलिए कैश रिड्यूस हुआ, इसलिए आंसर यहाँ पे माइनस आएगा। और करंट लायबिलिटी अगर कम होती है, करंट लायबिलिटी कम होती है, जैसे करंट लायबिलिटी के पार्ट से क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब यहाँ पे आए। तो अगर करंट लायबिलिटी कम होती तो भी फाइनेंस यानी कैश फ्लो कम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 50,000 है और उसका क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है, तो 20,000 की क्रेडिटर ने कम कर दी, इसका मतलब 20,000 रुपए का कैश हमारे पास से चला गया, रिड्यूस हो गया, इसलिए कैश का आउटफ्लो शो कर रहा है। तो करंट एसेट का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का कम होना,
ये कैश का आउटफ्लो बताता है, और करंट एसेट का कम होना और करंट लायबिलिटी का प्लस होना ये कैश का इनफ्लो बताता है। तो एज पर रूल हमें याद इतना रखना है कि करंट एसेट प्लस एंड करंट लायबिलिटी माइनस, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। यहाँ पे हम लिस्ट तैयार करेंगे हर एक आइटम के लिए, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, सबका लिस्ट तैयार करेंगे। उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो अमाउंट है उसको कंपेयर करेंगे। तो और एज पर दिस रूल हम प्लस और माइनस की साइन यहाँ पे रखेंगे। तो रूल सिर्फ इतना है, करंट एसेट प्लस और करंट लायबिलिटी माइनस, आंसर माइनस, करंट एसेट माइनस एंड करंट लायबिलिटी प्लस, तो आंसर प्लस में आएगा। ये पूरी जो करंट एसेट और लायबिलिटीज की आइटम्स है उस ये इनर कॉलम में रहेगी, उसकी फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बाहर आएगी, जिसको ये जो प्रॉफिट बिफोर चेंजेस टू वर्किंग कैपिटल है उसके साथ मर्ज करने पे, ऐड करने पे हमें जो टर्म मिलेगी वो है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें से टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस करे तब हमें मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। टैक्सेस पेड माइनस करने पे अमाउंट आएगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी फर्स्ट पार्ट ए। बी और सी वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। तो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो है टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। ए प्लस बी प्लस सी टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर पूरे साल में 50 रुपए का कैश फ्लो जनरेट हुआ है और ओपनिंग बैलेंस 65 का है, तो क्लोजिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो ऑब्वियसली 115 रुपीज का होगा। तो इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी इज टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जरूरी नहीं है कि कैश फ्लो जनरेट ही हुआ हो, कैश फ्लो यूज भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 3 एक्टिविटी में 2 में प्लस हो, 1 में नेगेटिव हो, 2 में नेगेटिव हो, 1 में पॉजिटिव हो, तीनों में नेगेटिव हो, तीनों में पॉजिटिव हो, ऑल टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन ये ए प्लस बी प्लस सी की जो फाइनल अमाउंट है वो है नेट टोटल कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, और उसको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के साथ प्लस करने पे मिलेगा हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है उसके अंदर 3 आइटम्स है, उसके कंपोनेंट है। एक है कैश बैलेंस, दूसरा है बैंक बैलेंस और तीसरा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ध्यान रखना है बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ना ही वो करंट लायबिलिटी का हिस्सा है। वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट तो प्लस में है और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस में आएगा, इसलिए भूल से भी उसको यहाँ नहीं लेना है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के 3 डायमेंशन में कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस है और मार्केटेबल सिक्योरिटी यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये तीनों कंपोनेंट हमें बैलेंस शीट के अंदर दिए जाएंगे। जो करंट एसेट का हिस्सा होगा वो तीनों को हमें प्लस करना है, वहां से ओपनिंग बैलेंस आएगा और उसके साथ कैश फ्लो जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर प्लस करें तो हमें मिलेगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो इस तरह से ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड के हिसाब से इश्यूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड इट इज यूज्ड फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मींस फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब ये पूरा फॉर्मेट तैयार करने में, आइटम्स प्लेस करने में समटाइम्स वी रिक्वायर टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो ये अकाउंट्स हमें तैयार करने जब इसके अंदर एडजस्टमेंट दी हो, तो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली आइटम है ये प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में 2 डायमेंशन है। प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2 जगह पे आता है। एक यहाँ पे ऐड वाली आइटम में प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा यहाँ पे माइनस हो रहा है टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब प्रोविजन फॉर टैक्स जो शॉर्ट टर्म यानी करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का हिस्सा है, तो उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया होगा। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ही दिया और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हमें समझना है कि जो ओपनिंग है वो हमने पे किया होगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर का टैक्स रिप्रेजेंट करता है। तो ओपनिंग बैलेंस इज पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड क्लोजिंग बैलेंस इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर हमें दिया है कि ओपनिंग बैलेंस, अब ये प्रोविजन इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस है 100 रुपए फॉर एग्जाम्पल और क्लोजिंग बैलेंस है 87 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें ऐसा समझना है कि ओपनिंग इज पेड, ये 100 रुपीज इज पेड, तो यहाँ माइनस में यहाँ पे 100 रुपीज आएगा, माइनस किया जाएगा। और 87 इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये जो लिस्ट है यहाँ पे ये जो ऐड कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट में, वहां पे आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स 87। तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ एडजस्टमेंट फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, रूल इज ओपनिंग इज पेड एंड क्लोजिंग इज प्रोवाइडेड। ओपनिंग पेड, क्लोजिंग प्रोवाइडेड। ओपनिंग या लास्ट में आएगा, क्लोजिंग जो है प्रोविजन फॉर टैक्स ये ऊपर ऐड वाली आइटम्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस में वो आएगा। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट 2 में से कोई एक आइटम का हो सकता है, या तो प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर या तो पेड ड्यूरिंग द ईयर। अदर देन दिस 2 आइटम्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर हमें तीसरी एक इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ दिया गया, जैसे टैक्स इज पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 40 रुपीज, तो यहाँ पे टोटल होगा 127
और डिफरेंस आएगा 27। इसका मतलब हमें 40 रुपीज अगर दिया है टैक्सेस पेड का अदर देन दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, तो 40 अगर पेड है तो ये पेड यहाँ पे आएगा माइनस की साइन के साथ, और उसमें ये लेजर में से मिसिंग आइटम हमें मिलेगी 27 रुपीज की, वो है टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, वो ऊपर आएगा यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर। अगर बाय चांस हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया गया है, तो उसके हिसाब से डिफरेंस जो मिलेगा कि टैक्स 100 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस है और 85 का क्लोजिंग बैलेंस है, और हमें बोला गया कि टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 40 रुपीज, तो आउट ऑफ 140 85 अगर माइनस करे, 85 अगर माइनस करे तो जो डिफरेंस की अमाउंट आएगी वो है टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो 140 माइनस 85 इज 55, तो 55 रुपीज इज टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड 40 रुपीज इज प्रोवाइडेड। तो याद ऐसा रखना है कि कोई एडजस्टमेंट ना हो तो ओपनिंग पेड है, क्लोजिंग प्रोवाइडेड है, ओपनिंग इज पेड एंड क्लोजिंग इज प्रोवाइडेड। एडजस्टमेंट के तौर पे प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए दो में से कोई एक आइटम या तो प्रोवाइडेड या तो पेड की अमाउंट दी जाएगी, तो दूसरी अमाउंट हमें ढूंढनी है, मिसिंग इंफॉर्मेशन है, उसके लिए नेसेसरी है लेजर प्रोविजन फॉर टैक्स प्रिपेयर करना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट लेजर आता है फिक्स एसेट्स के बारे में, और फिक्स एसेट्स में दो अप्रोच है, एसेट आइदर शोन एट बुक वैल्यू और शोन एट कॉस्ट प्राइस, ये दो अप्रोच है। तो अगर बुक वैल्यू पे एसेट है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ क्रेडिट साइड आएगा। अब कोई भी एसेट के अकाउंट को हम ऑब्जर्व करें तो उसमें तीन आइटम्स हो सकती है, परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट एंड डेप्रिसिएशन। परचेज ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट एंड डेप्रिसिएशन, जिसमें डेप्रिसिएशन एक रेगुलर आइटम है, यानी एवरी ईयर डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है। यानी मान लीजिए कि एसेट की वैल्यू 1 लाख है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग है 90,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका मतलब 10,000 रुपए रिड्यूस जो हुआ है एसेट की वैल्यू में वो 100% डेप्रिसिएशन की वजह से ही हुआ होगा। तो डेप्रिसिएशन एक कंपलसरी आइटम है, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। पर ये दो जो आइटम है परचेज ऑफ असेट एंड सेल ऑफ असेट, उसके लिए कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट के तौर पे दी जाती है। अगर डेप्री के साथ साथ हमें परचेज दिया है तो सेल एक मिसिंग आइटम होगा, यानी सेल हमें ढूंढना है, और अगर डेप्री के साथ सेल दिया है तो परचेज मिसिंग आइटम है, उसको ढूंढना है। यानी ये तीन में से कोई भी एक या दो आइटम देने पे कोई मिसिंग आइटम हमें लेजर प्रिपेयर करके निकालना है। लेकिन सेल ऑफ एसेट के साथ जुड़ी हुई दो आइटम और है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों आइटम है। एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं अपने कि 60 रुपीज कोई एसेट है जिसकी बुक वैल्यू 60 रुपीज है और उस एसेट को 53 में बेचा जा रहा है। 60 रुपीज की एसेट को 53 में बेचा जा रहा है, तो ये जो 60 रुपीज है, 100 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस है एसेट का, क्लोजिंग बैलेंस है 125 का, 60 की एसेट 57 में गई, इसका मतलब 53 रुपीज यहाँ पे आएगा बैंक में, और 7 रुपीज आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट में। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा वो अमाउंट आएगा। तो इसके साथ ये सेल ऑफ असेट के साथ अब हमें परचेज या डेप्रिसिएशन दोनों में से कोई एक आइटम देनी पड़े तब जाके मिसिंग आइटम हमें मिलती है। बाय चांस यहाँ पे परचेज के लिए हमें बोला गया है कि 100 रुपए की और एसेट परचेज हुई है, तो 200 रुपीज में से अगर ये बाकी के आइटम हम माइनस करें तो जो डिफरेंस की अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन। तो लेजर में प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करना है हमें, लॉस ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस एसेट अकाउंट एंड प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट लॉस के लिए बुक वैल्यू इज टू बी कंपेयर विद द सेलिंग प्राइस। अगर 60 की एसेट 53 में सेल की है तो 53 एंड 7 आएगा। 60 की एसेट अगर 68 में बेची है तो 68 रुपीज का यहाँ पे आएगा और 8 रुपीज का प्रॉफिट डेबिट साइड ऑफ दिस एसेट अकाउंट आएगा। हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी आइटम पे अगर एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट कैश फ्लो के अंदर कब एंटर होगा, जब लेजर के अंदर बैंक या पीएनएल दो में से कोई एक टर्म आएगा, बैंक या पीएनएल, यानी यहां से पोस्टिंग में अगर बैंक या पीएनएल की आइटम है तो ही वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल एसेट में डेबिट साइड मिसिंग आइटम है तो टू बैंक, यानी परचेज ऑफ असेट है तो यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट। अगर क्रेडिट साइड मिसिंग है बाय बैंक में तो सेल ऑफ असेट है तो सेल ऑफ असेट के अंदर आएगा। प्रॉफिट और लॉस भी, ये दोनों लेजर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्लोज होते हैं अल्टीमेटली, इसलिए वो लिस्ट में यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट एड में आएगा और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस में आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और उसके साथ साथ फिक्स एसेट्स, तो ये माइनस में आएगा। तो इस तरह से ये एक एसेट का अप्रोच है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एसेट हमेशा बुक वैल्यू पे चल रहा है, यानी आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पॉइंट नहीं है। इसका मतलब उस एसेट के रिलेटेड जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो भी उस लेजर में से ही मिलेगा। मिसिंग आइटम या डेप्रिसिएशन भी हो सकती है, और ये जो डेप्री हमें मिलेगा
वो यहाँ पे डेप्रीसिएशन जो एड वाली आइटम्स है उसके अंदर उसको प्रेजेंट करेंगे। दूसरा जो अप्रोच है एसेट को डिस्क्लोज करने का, उसके अंदर यहाँ पे एसेट और उसके साथ साथ आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो इस तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जब भी दिया जाए उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा। असेट का नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, इसमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। अब सिचुएशन ये है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की मेथड में एसेट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो उस एसेट पे अब तक का जो डेप्रीसिएशन है वो पहले उस एसेट के अकाउंट में शिफ्ट करना होता है, यानी एसेट को उसकी बुक वैल्यू पे लाना होता है पहले। तो जो टोटल डेप्रीसिएशन है ऑन एसेट सोल्ड वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड से चल के यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जाएगा, ऑन एसेट साइड क्रेडिट साइड आएगा। इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का जो पॉइंट है, जो प्रोविजन फॉर डेप्रीस है, एसेट के अकाउंट में शिफ्ट करना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है, इसलिए यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन नहीं है। यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन ओनली ऑन एसेट सोल्ड विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू एसेट अकाउंट। ऐसा करने से वो एसेट की वैल्यू बुक वैल्यू पे आ जाएगी। अब हम एसेट के सेल्स प्राइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी बाय बैंक सेल्स प्राइस आएगा, तो उसके साथ साथ लॉस भी आ सकता है, प्रॉफिट भी आएगा, और मिसिंग आइटम के तौर पे यहाँ पे परचेज ऑफ एसेट की वैल्यू मिल सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये मेथड में 3 आइटम मिसिंग हो सकती है, परचेज, सेल एंड डेप्रीसिएशन। यहाँ पे एक ही आइटम मिसिंग हो सकती, मींस 2 आइटम में से कोई एक मिसिंग हो सकती है, इधर परचेज ऑफ एसेट और सेल ऑफ एसेट, क्योंकि जो एनुअल डेप्रीसिएशन है वो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का हिस्सा है, एसेट अकाउंट का हिस्सा नहीं है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ परचेज ऑफ एसेट या सेल ऑफ एसेट मिसिंग आइटम के तौर पे हो सकता है। और जो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है, जो हम यहाँ पे बुक वैल्यू वाली मेथड में यहाँ शो करते हैं, वो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन इट इज पार्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे भी सेम जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स हम तैयार करते हैं, वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन है, उसका भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। जो एसेट बेची है उसका डेप्रीसिएशन उन्होंने शिफ्ट किया है, और जो मिसिंग आइटम होगी वो होगा करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। करंट ईयर का डेप्रीसिएशन मिसिंग हो सकता है, या करंट ईयर का अगर डेप्रीसिएशन दिया है तो जो एसेट बेची है उसका डेप्रीसिएशन मिसिंग हो सकता है। यानी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट की जा सकती है। हमें इतना समझना है कि एसेट जब बुक वैल्यू पे हो तो 3 इंपॉर्टेंट आइटम है, परचेज ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट एंड एनुअल डेप्रीसिएशन। और जब एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन की मेथड हो तो एसेट के अकाउंट में 2 ही बातें हैं, परचेज ऑफ एसेट एंड सेल ऑफ एसेट, क्योंकि एनुअल डेप्रीसिएशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। आफ्टर दिस ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट को परचेज किया या सेल किया, ऐसा कोई एडजस्टमेंट है, तब हम ये अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। जस्ट लाइक एसेट, उसमें भी ओपनिंग डेबिट बैलेंस और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस होगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो डेबिट साइड आएगा टू बैंक परचेज, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो क्रेडिट साइड आएगा बाय बैंक सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें भी प्रॉफिट या लॉस के आइटम्स हो सकती है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। यानी अगर कोई भी लेजर में से पीएनएल या बैंक वाली आइटम है वो सीधा कैश फ्लो में एंटर होगी, इसलिए जो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ लेस की एक्टिविटी में आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर ये सेल है तो वो प्लस में आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उसमें अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो प्रॉफिट हुआ तो यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिस्ट में माइनस की साइन में आएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर लॉस हुआ तो एड में आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें परचेज और सेल 2 ही चीज हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कभी डेप्रीसिएशन नहीं है, डेप्रीसिएशन सिर्फ असेट यूटिलाइजेशन के ऊपर होगा। तो इस तरह से ये नेसेसरी फॉर्मेट्स के साथ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। इसके अंदर 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये समझने हैं, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स के लिए अगर इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रही है तो परचेज है, इंक्रीज हो रही है तो परचेज है, लेकिन डिक्रीज हो रही है और मार्जिनल वैल्यूज है, डिफरेंस की जो अमाउंट है वो स्मॉल अमाउंट है, नेग्लिजिबल अमाउंट है, तो वो अमोर्टाइजेशन है। लेकिन बड़ा डिफरेंस है, जैसे 1 लाख रुपए की गुडविल है और एंड में वो 28,000 की होगी, तो 72,000 की गुडविल को बेचा गया होगा। यानी इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज होने के 2 रीजन हो सकते हैं, अमोर्टाइजेशन भी है और सेल ऑफ दैट इंटेंजिबल एसेट भी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन में उसके लिए इंफॉर्मेशन क्लियरली दी जाती है कि अमोर्टाइज हुआ है या एसेट को सेल किया गया है। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। बाकी जो टेंजिबल एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर्स, उन सबके लिए अगर एडजस्टमेंट है तो इस तरह से लेजर प्रिपेयर करना है। मेथड के हिसाब से बुक वैल्यू में सिर्फ एसेट अकाउंट और कॉस्ट प्राइस वाली मेथड में
असेट के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, और एडजस्टमेंट हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में या प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में. फॉर दैट ऑल्सो नेसेसरी अकाउंट्स आर ओपन. बट एक रूल हमेशा याद रखना है कि कोई भी लेजर में से कोई भी आइटम कैश फ्लो स्टेटमेंट में तभी जा सकती है जब वो पीएनएल को अफेक्ट कर रही हो, या मीन्स कैश या बैंक बैलेंस को, यानी बैंक से एंट्री हो रही हो या पीएनएल से एंट्री है, तो ही वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का हिस्सा बनता है. ये जो फॉर्मेट है ये हमें पहले याद रखना है अच्छे से, इसके बाद ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ करता था, इसके बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज स्टैंडर्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, and nowadays it is followed strictly and most important questions for examination purpose. Thank you.